बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स्ड मोशन के बारे में। इसके अलावा हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मोशन विदाउट डैम्पिंग, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम टू एंड फ्रो मोशन करता रहे तो वो हम कैसे, उसकी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे एलआरसी सर्किट के बारे में, और उसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की डेफिनेशन देखेंगे और इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स को देखेंगे। इसके अलावा हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था कि जब भी डैम्पिंग फोर्स किसी भी मैस स्प्रिंग सिस्टम पर अमल करती है तो वो मैस स्प्रिंग सिस्टम स्टॉप कर जाता है। आज हम देखते हैं कि अगर हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें ताकि वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहे तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स बनेगी F इज इक्वल टू एम जी माइनस के इंटू एस प्लस एक्स माइनस बीटा टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस एफ ऑफ टी, जो हमने अभी नई एक कंडीशन इस पे इम्पोज की है। और आपको पता है कि F किसकी इक्वल होता है, न्यूटन लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए होता है। एक ही जगह आप डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगी फोर्स वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ये इसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एम जी माइनस के एस की वैल्यू जीरो होती है तो उसकी जगह आपने एम जी माइनस के एस की जगह जीरो पुट कर देना है, एम को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अभी आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये तो पहले हम कर चुके हैं कि टू लैम्डा इज इक्वल टू बीटा ओवर एम को कर दें। इसमें एक नई चीज जो है वो आपकी है एफ ऑफ टी ओवर एम को हमने एक नया नाम दिया कैपिटल एफ ऑफ टी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये हमने सब्सटीट्यूशन किए, बाकी तो हमने जो सब्सटीट्यूशन किए वो हमने पीछे देख ली है पिछले लेक्चर में। ठीक है, अभी हम इसकी एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि हम किस तरह एक फोर्स मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है एग्जांपल आपके पास दी गई, ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पहले से सॉल्व किए। आपको तरीकाकार तो पता है कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फोर्स मोशन की। अभी हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये देखेंगे ये 1/5 इधर नहीं होना चाहिए, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो इक्वेशन 1 आपके पास दी गई है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अभी आपने के की वैल्यू को फाइंड करना ऊपर ये जो हमने दी गया है। तो ये देखेंगे एक्स के साथ हमारे पास 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास 10 है। और ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल हमने सब्सटीट्यूट किया है, ये देखें के ओवर एम के। तो के ओवर एम की वैल्यू क्या है 1/5 है, तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कर लिया, अभी आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हम किस तरह करते हैं नॉन होमोजीनियस को, सबसे पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और होमोजीनियस के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास ई रेज़ टू पावर एम टी एक सोल्यूशन है। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x को आपने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया, फिर ओरिजिनल इक्वेशन में आपने पुट कर दिया, लेकिन उसकी राइट साइड 0 होगी। ये वाली वैल्यू फिलहाल नहीं होगी क्योंकि अभी तक हम होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे। फिर जब एक्स ऑफ पी हम सपोज करेंगे तो उस वक्त इसका जो अमल दखल है उस वक्त होगा। ठीक है, तो आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन बना गई जो ये आएगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो यहाँ देखिए उस वक्त हम वाई सी कहते थे, यहाँ उसने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया एक्स ऑफ सी। ठीक है, सिर्फ नोटेशन डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर वही सेम है। जिस तरह हम कम्प्लेक्स रूट्स को लिखते हैं उस तरह लिखेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने एक्स सी तो फाइंड कर लिया, चूंकि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका हमने एक्स ऑफ पी भी फाइंड करना है। जिस तरह पहले हम वाई पी फाइंड करते थे, यहाँ उसने एक नया नाम दे दिया एक्स ऑफ पी का। और हमने 2-3 मेथड पढ़े थे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड था, एक अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट था। तो हमने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की मदद से एक्स ऑफ पी को फाइंड करना है। तो उसमें हम क्या करते थे कि जो इक्वेशन की राइट साइड थी, जैसे इस सूरत में जी ऑफ एक्स मैंने वैसे लिखते हैं, उधर तो 25 cos 4x है, 4t है सॉरी,
ये आपके पास जी ऑफ एक्स दिया गया है, जो इक्वेशन की ओरिजिनल जो आपके पास ऊपर इक्वेशन दी गई है उसकी राइट साइड वाली टर्म है, उसकी बात कर रहा हूँ। देखें इसमें हम जो एक्स ऑफ पी है उसको हम किस तरह सपोज करेंगे, जब भी आपके पास cos 4t cos 5t यानी cos और साइन के फंक्शन आएंगे तो उसके लिए जो आपने एक्स ऑफ पी सपोज करना है वो किस तरह करेंगे कि जो 25 है इसकी जगह आपने ए सपोज कर देना है, a cos 4t प्लस बी साइन 4t, यानी कि cos 4t होगा तो इधर हमने cos 4t सपोज किया है। इस तरह cos 5t होता तो हम cos 5t या जो भी इसके साइन के अंदर वाली वैल्यू होगी वो सेम होगी, सिर्फ उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसकी जगह आपने a और b लिख देना है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास x ऑफ p है। अगर ये सोल्यूशन होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन तो हम क्या करेंगे, जब ओरिजिनल इक्वेशन में इसके डेरिवेटिव्स को पुट करेंगे तो आंसर आपका इक्वेशन के दोनों तरफ सेम वाला चाहिए। अभी आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक्स पी डबल डैश एक्स पी डैश और एक्स पी की वैल्यूज को आपने इस जगह पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपने क्या करना है कि आपने ये जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है इसमें आपने cos 4t और sin 4t की फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि cos 4t के कोफिशिएंट्स को अलग लिखना है और sin 4t के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेना है, ताकि फिर बाद में हम इसको इक्वेट कर सकें। ये देखें यहाँ मैंने cos 4t के कोफिशिएंट्स को अलग लिख दिया और ये sin 4t के कोफिशिएंट्स को मैंने अलग लिख दिया। अभी मैंने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, तो ये देखें cos 4t के कोफिशिएंट क्या है -6a प्लस 24b इज इक्वल टू, और राइट साइड पे देखें तो cos 4t का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 25 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 मैंने इसको एक नाम दे दिया। अभी आप साइन के सेम इसी तरह कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो क्या आएगा -24a -6b इज इक्वल टू, और राइट साइड पे देखें तो इसमें तो साइन की टर्म आ ही नहीं रही, इसका मतलब है कि साइन का यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। तो ये इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अभी आपने क्या करना है, आपने किसी एक वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है, ए को एलिमिनेट कर दें या बी को एलिमिनेट कर दें। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर इक्वेशन जो 3 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वहां से मेरे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो मैंने सिंपल क्या किया कि जो इक्वेशन 3 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आ गई सिंपल। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है 2 और 4 को ऐड कर देना है। जब 2 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से b एलिमिनेट हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -25/102। अभी आपने इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन 2 में पुट किया है, आपको इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं। वहां से भी आपके पास जो b की वैल्यू है वो सेम यही आएगी 50/51। ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपने x ऑफ p को सपोज किया था उसमें आप a और b की वैल्यू को सपोज करें, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हम कंप्यूट तो कर चुके हैं। तो हमारे पास जो x ऑफ p है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि जनरल सोल्यूशन हम फिर किस तरह लिखते थे, एक्स ऑफ सी प्लस एक्स ऑफ पी लिखेंगे तो हमारे पास एक्स ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमने एक्स ऑफ सी और एक्स ऑफ पी को लिख दिया, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अभी हमने इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि एक्स ऑफ टी की जगह आपने 1/2 को पुट करना है और टी की जगह आपने 0 को पुट करना है। जब ये चीजें करेंगे इसमें इस इक्वेशन में तो हमारे पास C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 38/51। फिर आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो x ऑफ t आपको ये दिया गया है इसको आपने एक टाइम डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन तो आपको पता है कि किस तरह करते हैं, आपने सिंपल डिफरेंशिएशन की है। डिफरेंशिएशन के बाद आपने जो सेकंड कंडीशन थी वेलोसिटी वाली उसको आपने अप्लाई कर देना है, जो कि थी x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप थोड़ी सी इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -86/51। ठीक है, अभी आपके पास C1 और C2 की वैल्यू भी आ गई है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी एक्स ऑफ सी है और ये जो सेकंड टर्म है ये आपके पास एक्स ऑफ पी है। हम अगर देखें कि ये जो एक्स ऑफ सी है इसमें अगर आप टी की वैल्यू को इन्फिनिटी रख दें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि e⁻³ है। ठीक है, -3t। अगर t की वैल्यू को इन्फिनिटी अप्रोच करें तो क्या बन जाएगा, e⁻∞ आ जाएगा। और e⁻∞ को आप क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻∞ ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1/∞
जीरो आ जाता है तो एक्स ऑफ सी हमारा जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया जिसको हमने कहा कि ये ट्रांजिएंट सोल्यूशन है। ट्रांजिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रही है। इसी तरह जब आप एक्स ऑफ पी देखें ना, ये इसमें देखें तो काज और साइन के साथ टी है, काज 4t प्लस 50/51 साइन 4t। इसमें देखें तो साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर आप टी को इन्फिनिटी भी पुट कर दें, चूंकि ये पीरियाडिक फंक्शन है तो कुछ पीरियड के बाद वही वैल्यूज रिपीट करती जाएंगी, चाहे आप टी को इन्फिनिटी टाइम ही इंक्रीज करते जाएं। तो इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन है आपके पास, ये एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में है, इसमें वेरिएशन नहीं आ रही। तो जैसे नाम से जाहिर है ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेडी स्टेट टर्म हो जाएगी या स्टेडी स्टेट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स ऑफ टी में हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है उसमें कौन दो टर्म्स होती हैं हमारे पास, एक ट्रांजिएंट टर्म होती है और दूसरी कौन सी होती है, स्टेडी स्टेट सोल्यूशन होता है। तो ये एक्स ऑफ टी हमारा ये बन जाएगा जिसको हमने एक्स ऑफ सी और एक्स ऑफ पी का नाम दे दिया। ठीक है, इसमें हमने एक और नाम दे दिया ट्रांजिएंट सोल्यूशन प्लस स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। अभी जो नेक्स्ट टर्म है वो है मोशन विदाउट डैम्पिंग, कि अगर हम चाहते हैं कि वो मैस स्प्रिंग सिस्टम मोशन करता रहे, खत्म ना करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया एक्सटर्नल फोर्स का, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की लगाते रहेंगे तो वो उतनी ही मूवमेंट करेगा जितनी पहले करेगा। जितनी डैम्पिंग हो रही होगी अगर हम उतनी ही फोर्स लगाते जाएं तो वो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये चीज हो रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारे पास ये एक पोज करते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि जनरल फॉर्म में है। इसमें जो एफ नॉट है ये आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन हमने क्या दी है, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है शुरू में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही हमने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। और सेम चीज हमारी वेलोसिटी के साथ है, एक्स डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें हमारी जब हमने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया तो वो 0 होंगी। आपने सिंपल क्या करना है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नॉन होमोजीनियस को हम किस तरह सॉल्व करते थे, सबसे पहले हम इसकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी। और एक्सिलरी इक्वेशन आपको पता है कि हम किस तरह लिखते हैं, सिंपली हमने एक्सिलरी इक्वेशन लिख दी m² प्लस ओमेगा² इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो रूट्स आएंगे वो कहेंगे m इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा आई। ठीक है, ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। तो हम एक्स ऑफ सी किस तरह लिखते हैं, जब भी हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आते हैं इस तरह लिखते हैं। ठीक है, इसमें ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी था ना, उसमें इसमें रियल पार्ट आपका 0 है, तो इस वजह से ई रेज टू पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल है, तो ई रेज टू पावर वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास सिंप्लीफाई आके एक्स ऑफ सी ये रह जाएगा। और एक्स ऑफ पी के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन की राइट साइड है वो देखें तो वो हमारे पास क्या है, एफ नॉट साइन गामा टी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज एक्स ऑफ पी इज इक्वल टू ए कॉस गामा टी प्लस बी साइन गामा टी। ये सेम उसी तरह जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा है, सेम उसी तरह हम एक्स ऑफ पी को सपोज करेंगे। सपोज करने के बाद आपने क्या करना है, ये चूंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें एक्स ऑफ पी को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपने एक्स ऑफ पी को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, सिंपल आपने साइन और कॉस के डेरिवेटिव्स जिस तरह हम लेते हैं उसी तरह करके आपने इसको एक्स ऑफ पी के 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन ये दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की जगह एक्स डबल डैश लिख दिया। ये भी बेसिकली एक नोटेशन है डेरिवेटिव्स को लिखने की। ठीक हो गया। आपने सिंपल क्या करना है, एक्स डबल डैश की जगह आपने एक्स पी डबल डैश की वैल्यू को पुट कर देना, ये वाली। इसी तरह एक्स की जगह आपने एक्स ऑफ पी की वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, यहाँ एक्स ऑफ पी डैश है नहीं तो उसको हम रहने देते हैं। ठीक हो गया। फिर आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करना है कि आपने कॉज और साइन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग-अलग कर लेना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने साइन और कॉज के कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया। ठीक हो गया। अभी आपने इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो देखें कि जो कॉस गामा टी है उसके कोफिशिएंट क्या है, a टाइम्स ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। राइट साइड पे देखें तो कॉस गामा टी का कोफिशिएंट 0 है क्योंकि यहाँ वो अपीयर ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी। फिर आपने क्या करना है कि साइन गामा टी जो है उनके कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो ये आ जाएगी और राइट साइड पे साइन
गामा टी के साथ क्या है, एफ नॉट है, तो आपने ये लिख देना, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ से देखें तो ए किसकी इक्वल आ जाएगा, ए जीरो की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये चीज जो है ये आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवीजन में जाएगी तो जीरो ओवर समथिंग जीरो ही आता है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी की ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाएगी तो डिवीजन में आ जाएगी। और यहाँ आपने ख्याल करना है कि ये जो ओमेगा है ये आपका गामा की इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों कि अगर ओमेगा और गामा इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एफ नॉट ओवर जीरो, अनडिफाइंड कंडीशन आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी आपने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, सिंपल आपने ए और बी की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक हो गया। इसमें पुट करने के बाद आपके पास एक्स ऑफ पी क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, क्योंकि ए वाली टर्म तो जीरो है तो आपके पास सिर्फ साइन गामा टी वाली टर्म्स जो है वो रह जाएगी। ठीक होगा। अभी आपने एक्स ऑफ सी को भी फाइंड कर लिया, एक्स ऑफ पी को भी फाइंड कर लिया, तो हमारे पास एक्स ऑफ टी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है ताकि आपके पास C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x ऑफ t की जगह आपने 0 को पुट कर देना है, t की जगह भी आपने 0 को पुट कर देना है, तो हमारे पास C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि साइन 0 पे 0 होता है, तो ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह ये भी टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, सिंपल जो आपने ये वाली वैल्यू है इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है कि cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, इसी तरह साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन गामा टी का डेरिवेटिव क्या होता है। सिंपल आपने डेरिवेटिव्स लेने, डेरिवेटिव्स लेने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। फिर आपने सिंपल क्या करना है, एक्स डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो एक्स डैश ऑफ टी की जगह आपने 0 को पुट करना है, टी की जगह आपने 0 को पुट करना है। जहां जहां साइन वाली वैल्यूज आ रही हैं तो साइन 0 पे 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके अलावा ये दो टर्म्स रह जाएंगी हमारे पास, तो इसमें आपने क्या जाएगा, आपके पास डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ से फिर आप थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास जो C2 की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। ठीक होगा। आपने C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, तो हमारे पास जो x ऑफ t है वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है आपने फाइंड की है, ये आपके पास उस सूरत में है जब आपके पास ओमेगा और गामा बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ओमेगा और गामा बराबर हो गए तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो अनडिफाइंड आ जाएगा। अगर हमने चेक करना हो कि ओमेगा और गामा बराबर हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आपको पता है कि आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा एल हॉपिटल रूल, वो लगाएंगे। हॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी अनडिटरमाइंड फॉर्म आती है तो आपने सिंपल क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब हमारे पास अनडिटरमाइंड फॉर्म कब आएगी, जब ओमेगा इज इक्वल टू गामा होगा, तो हमारे पास अनडिटरमाइंड फॉर्म आएगी किस सोल्यूशन की, इस सोल्यूशन की। तो हमने क्या करना है, इस पे सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है और डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिया है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि माइनस गामा इंटू साइन ओमेगा टी है। साइन ओमेगा टी में गामा आ नहीं रहा तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और माइनस गामा का जो डेरिवेटिव हो -1 होगा, क्योंकि माइनस टर्म है ना साथ। ठीक हो गया। इसके अलावा साथ फिर क्या है, ओमेगा साइन गामा टी है, तो साइन गामा टी का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, टी काज गामा टी होगा। तो ये इसका डेरिवेटिव मैंने ये ऊपर लिख दिया। इसी तरह आपने नीचे वाली ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये जो पहली टर्म है ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। माइनस गामा स्क्वायर के जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, -2 गामा, और एक ओमेगा आपको ये नजर आ रहा है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अभी आपने सिंपल क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट गामा अप्रोचेस टू ओमेगा, जहां जहां गामा आ रहा है ना इस इन वैल्यूज में, उसकी जगह आपने ओमेगा पुट कर देना है। जब आप ओमेगा पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। ये नीचे यहाँ गामा की जगह ओमेगा होगा तो ये नीचे इस वजह से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह काज गामा टी है, तो काज गामा टी की जगह आपने गामा की जगह आपने ओमेगा लगा देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टी काज गामा टी आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आपने सिंपल क्या करना है कि एफ नॉट इनको अलग-अलग करके लिख लेना है। अलग-अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास एक्स ऑफ टी जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है। ये जो सोल्यूशन है इसमें देखें कि ये सोल्यूशन आपका कभी भी 0 को अप्रोच नहीं करेगा। इसका मतलब है ये ट्रांजिएंट सोल्यूशन नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जब आप t को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी की तरफ तो इसमें देखें ये t ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये जो सोल्यूशन है आपका, तो ये हमारा क्या होगा, ये स्टेडी स्टेट सोल्यूशन होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास पीरियाडिक फोर्स होती है तो पीरियाडिक फोर्स लगाने की वजह से हमेशा आपके पास ट्रांजिएंट सॉल्यूशन नहीं आएगा बल्कि स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन आएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से मॉडल कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम एग्जांपल लेंगे एलआरसी सीरीज सर्किट के बारे में। एलआरसी सर्किट में आपके पास एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टर होगा और एक आपके पास इंडक्टर होगा। रेजिस्टर क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो करंट को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, लिमिट करने की कोशिश करता है, और ये किस हद तक करंट को रोकने की कोशिश करता है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और ओहम लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। इसी तरह इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि एक आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसके ऊपर आपने वायर को रैप किया होता है, ठीक है, उसके टर्न देकर उसको कोयल की फॉर्म में उसके ऊपर रैप किया होता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि जब भी आप उसमें इंडक्टर में करंट को इंड्यूस करते हैं तो करंट के कम या ज्यादा होने की वजह से उसमें एक काउंटर EMF प्रोड्यूस होता है जो इस चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है, और ये जो एबिलिटी है उसकी अपोज करने की, इसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। तो मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DI/dt, कि जितना ज़्यादा करंट के रेट में चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, उतना ही ज़्यादा उसमें EMF प्रोड्यूस होगा जिसको हमने V का नाम दिया, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल ये जो साइन है इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू LDI/dt, और ये L क्या कहलाता है, हमारे पास इंडक्टेंस कहलाता है, और इसका यूनिट क्या है, हेनरी है, इसको हेनरी में मेजर किया जाता है, ठीक है। कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती है, बेसिकली आपके पास दो प्लेटें होती हैं और दो प्लेटों के दरमियान हमारे पास एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं, ठीक है। फिर जब उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है जिसकी वजह से उन दो प्लेटों पे अपोजिट चार्ज अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उन दो प्लेट्स के दरमियान कोई डायरेक्टली कनेक्ट तो नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ क्या होता है, वहाँ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और वो कितना, ये जो कैपेसिटर है ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV, और C हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है, और इसका यूनिट क्या है, फैरेड है। आगे है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड क्लोज लूप इज 0। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, आपके पास कोई भी एक सर्किट है, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी से जितने वोल्टेज उस सर्किट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और सर्किट में जो जो चीज लगी है, जितना उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है उस पूरे सर्किट में, वो और वो जो वोल्टेज बैटरी की तरफ जा रहे थे वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि जितने बैटरी ने वोल्टेज दिए हैं वो और जितने उस सर्किट ने कंज्यूम किए वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक हो गया, आज के लेक्चर को हम इधर ही खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर LRC सर्किट के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे और इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।